गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन में देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या है। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया गया देख लेते हैं। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन कि किसके द्वारा विकसित किया गया है और नाम क्या है। नाम है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग और IIT कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य फीचर्स देख लेते हैं। क्या है यह S2 सुविधा, ओके, S2 सुविधा यानी ये कितनी है 24 मीटर इसकी लंबाई है, 24 मीटर लंबाई है और इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है। स्वदेशी यानी इंडिजीनियस फॉर्म में है, स्वदेशी रूप से विकसित एवं डिजाइन, ओके, विकसित एवं डिजाइन इसे किया गया है। ठीक है, डिजाइन एंड जनरली इस सुविधा को जिस नाम से जाना जाता है वह है जिगर थंडा। जनरली इसे किस सुविधा इस सुविधा को अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है जिगर थंडा, ओके, जिगर थंडा। इसकी एक खासियत यह है कि भारत अभी तक अगर आप देखेंगे सभी, अगर हम पूरे बात करते हैं देश हो या विदेश हो, इन सबों में अगर देखा जाए तो भारत ने यह पहली ऐसा देश है भारत जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। किस पर है यह? हाइपर वेलोसिटी, हाइपर वेलोसिटी, ओके, जिसकी यूज हम देख सकते हैं किस किस चीजों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे यह इसकी महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो गगनयान के लिए है, RLV, या आप इसमें कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए महत्वपूर्ण है, क्रूज मिसाइल के लिए, ओके। इसके अलावा इसरो एंड DRDO के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, इसरो एवं DRDO के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और जिसे IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। और ये है क्या? हाइपर वेलोसिटी एक विस्तार सुरंग है। इमेज में बिल्कुल आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित एवं डिजाइन इसे किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत निर्वाचन आयोग ने अजित पवार के गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। क्या नाम दिया गया है वो देख लेते हैं। और सबसे पहले इसके हेडलाइन पे आते हैं, भारत निर्वाचन आयोग। कुछ क्वेश्चंस तो यहां से बन सकते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन है अजित पवार के गुट को NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह दिया गया है। ठीक है, देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले बात आती है यह क्या है। यह एक राज्य पार्टी है। ठीक है, किस प्रकार की पार्टी है NCP किस प्रकार की पार्टी है? तो यह एक राज्य पार्टी है जिसकी स्थापना अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 10 जून 1999 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या दिया गया है? तो इसका चुनाव चिन्ह दिया गया है एनालॉग अलार्म क्लॉक। ठीक है, यानी एक घड़ी को इसका चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। नाउ अब बात आती है भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नाउ 25 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके अलावा अन्य इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा कि 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ओके, 25 जनवरी। बात आती है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, जिसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण दिवस और हो गया है आपका, और वह है आपका 22 जनवरी, यानी जिसे किस रूप में मनाया जाता है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इस दिवस को मनाया जाने लगा अब। ठीक है, तो यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो गया है, इसको ध्यान रखना है। भारत निर्वाचन आयोग के अगर पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में,
तो कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इस नाम को भी ध्यान रखना है, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, नाउ अभी क्या किया गया था? 26 जनवरी को एक्चुअली संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को हीरक जयंती मनाया गया है। 28 जनवरी हीरक जयंती, जिसके तहत हीरक जयंती जिसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर कुछ डिजिटल कोर्ट वगैरह की भी आरंभ जो है की गई है, यानी डिजिटलाइजेशन किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोकतंत्र को लेकर के, या आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान को लेकर के, कोर्ट को लेकर के कुछ को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग, किसके द्वारा, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और किसके द्वारा? तो यह धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे क्या है? शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। आखिर ये क्या है? यह छात्रवृत्ति जो एक कार्यक्रम है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, किसकी योजना से या किसकी भूमिका, इन सभी पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखें कि यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है आपकी 2020, उसी के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखिएगा कि कुछ गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ओके, इसके साथ साथ उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के लिए क्या करना है? पहुंच के अवसरों के लिए क्या करना है? क्रांति लेकर के आना है। ठीक है, इसी के तहत इस कार्यक्रम को जो है चलाया गया है। तो 2 पॉइंट इसका उद्देश्य को ध्यान रखेंगे, क्या क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्रांति लेकर के आना। ठीक है, में क्रांति, तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नाउ इसके अतिरिक्त इसमें बात की गई है कि नवोदय विद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? नवोदय विद्यालय के तहत कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो मेधावी छात्र होते हैं और अपना वो खर्च सपोज वहन नहीं कर पाते हैं। नवोदय विद्यालय के किसको? मेधावी छात्रों को, जो अपना खर्च जो है वहन नहीं कर पाते हैं, मेधावी छात्र। ठीक है, इन मेधावी छात्रों के लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिनके पास क्या है? संसाधन की कमी है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिनके पास क्या है? संसाधनों की कमी है। तो ये एक हो गया। अब इसी कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है? एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विद्यांजलि फिनटेक। विद्यांजलि फिनटेक प्लेटफॉर्म या पोर्टल। ठीक है, विद्यांजलि फिनटेक या प्लेटफॉर्म या पोर्टल को भी क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे, इसे भी लॉन्च किया गया है। यानी इसके माध्यम से आप अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कोई पोर्टल होती है, उस पर क्या मेंशन होता है? किसी भी वेब पोर्टल पे जाएंगे, जैसे यूपीपीसीएस के साइट पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, तो क्या होगा? अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और अनदर इंफॉर्मेशंस भी होते हैं। तो यही है आपका एक पोर्टल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इसी से मिलता जुलता, कुछ मिलता जुलता तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड एक उल्लास कार्यक्रम को भी या उल्लास मेले का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ? उल्लास मेला। ठीक है, या फिर चलिए मैं यहाँ से लिख दूँ, उल्लास मेला का भी उद्घाटन जो है किया गया। 6 और 7 फरवरी को इस मेला का आयोजन किया गया और इस मेले का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। उल्लास, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस उल्लास का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो इस उल्लास का तो क्या हो जाएगा? उल्लास का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लर्निंग, लाइफ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लाइफ, इसको पहले ऐसे लिख लें, लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है,
सोसाइटी। ये हो गई आपकी उल्लास की फॉल फॉर्म। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नाउ ये हो गया उल्लास। अब किसके माध्यम से इसको चलाया जा रहा है, यानी कौन सी मंत्रालय है जो इसे चलाती है, ठीक है। नाउ तो अब यहाँ पर कुछ चीजों को मेंशन करें, जैसे किस मंत्रालय के द्वारा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। शिक्षा मंत्रालय की इसमें भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के तहत भी विभाग कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। साक्षरता विभाग, ठीक है, इस विभाग के द्वारा इसे चलाया जाता है। नाउ ये तो डिपार्टमेंट हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये मानी जा रही है कि यह एक क्या है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, डिपार्टमेंट ये हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि किस कार्यक्रम के तहत है, तो क्या होगा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। साक्षरता कार्यक्रम जिसे कब से कब तक ले लागू किया गया है, जिसे लागू किया गया है 2022 से लेकर 27 तक के लिए इसे लागू किया गया है, ठीक है। और जिसके तहत उद्देश्य क्या है, इसके तहत उद्देश्य है 100% साक्षरता प्राप्त करना। ओके, 100% क्या है, साक्षरता प्राप्त करने का एक लक्ष्य है। और जिसे यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है डेफिनेटली, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। नाउ अब ये बात तो हो गई कि इसको 100%, लेकिन किस टाइप के, मतलब किनको दिया जाएगा, तो 15 साल या इससे एवं, यानी इससे अधिक आयु वर्ग के जो गैर शिक्षित हैं, गैर साक्षर व्यक्ति हैं, उनको इसके तहत जो है शामिल किया जाएगा। ओके नाउ, और हाँ, आप लोग एक काम करेंगे कि आप एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, योजना है, स्कीम है, इन सभी को आप लोग एक जगह नोट्स बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो प्री में बनने हैं और कुछ आपको मेंस में काम आ जाएगा। जब आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं तो वहाँ मेंस में रटना तो है नहीं, आपको क्या करना है, अपने शब्दों में उसको लिखना है। तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो नोट्स, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम या स्कीम लाई जा रही है उसका एक जगह नोट्स आप लोग बनाइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। 1643 किलोमीटर यानी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। अभी जनवरी में अमित शाह जी का दौरा किया गया था, उन्होंने तभी ये स्टेटमेंट दिया था कि म्यांमार में जो है बाड़ लगाने पे, बाड़ यानी बाउंड्री लगाने पे क्या विचार किया जा रहा है, ठीक है। नाउ एक्चुअली भारत और म्यांमार की सीमा जो है 16 किलोमीटर में फ्री मूवमेंट रिजम है, यानी यहाँ पर मुक्त आवाजाही कर सकते हैं। इसके लिए किसी वीजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। 16 किलोमीटर का जो रीजन है बिल्कुल फ्री मूवमेंट है। कितना किलोमीटर का रीजन है फ्री मूवमेंट में, 16 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दस्तावेज यहाँ पर नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी सीमा पर ये जो दिया गया कि मुक्त आवाजाही, ठीक है, ये मुक्त आवाजाही कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2018 में। एक्चुअली 2018 में सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, पूर्व की ओर देखो, इसी नीति के तहत मुक्त आवाजाही किया गया था और 16 किलोमीटर का रीजन जो है बिल्कुल फ्री कर दिया गया। लेकिन अब इससे नुकसान होने लगी। नुकसान क्या होने लगा, जैसे बोला गया कि निगरानी में जो है, अगर इसकी निगरानी सही से नहीं हो रही थी तो विभिन्न प्रकार के घुसपैठ आ रहे थे इस क्षेत्रों में, जैसे मणिपुर हो गया, जो इससे टच वाले एरियाज हैं, जैसे मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि अशांति बनी रहती है ना। घुसपैठिए उस रास्ते से आते हैं, अपना काम करते हैं और चल देते हैं। बांग्लादेश को देखेंगे तो आप अवैध पशुओं का व्यापार हो रहा है, जैसे गाय की तस्करी की जाती है। इस प्रकार से जो है एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत अधिक दिखाई देने लगे, जिसके कारण अब यहाँ पर करीब 1643 किलोमीटर एरिया पर क्या की जाएगी, बाड़ लगाई जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, निगरानी में सुधार हो जाएगी, ठीक है। जो उग्रवाद की स्थिति होती है, उग्रवाद हो गया या आपकी तस्करी हो गई, या आपका तस्करी और जो नकली नशीली दवाई, ठीक है, नशीली जो दवाई होती है, इनके व्यापार पर भी क्या लगाया जाएगा, इनके व्यापार पर भी नियंत्रण जो है यह किया जाएगा, ठीक है, नियंत्रण हो सकेगा। तो ये इसके फायदे हो जाएंगे। अब बात आती है कि भारत और म्यांमार के बीच में कितने किलोमीटर एरियाज जो है टच करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा साझा किया जाता है वो कितना किलोमीटर है,
ठीक है। सीमा जो साझा किया जाता है वो ओवरऑल कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो टच करते हैं भारत म्यांमार सीमा। तो देखेंगे तो भारत म्यांमार, भारत यहाँ पे ये लिख लें सीमा साझा, ठीक है, सीमा साझा, सीमा साझा, ठीक है। कौन कौन से राज्य कर रहे हैं? फर्स्ट में लिखें मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है। मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आज क्योंकि केवल 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, एक नाम और लिख ले यहाँ पर, क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। ये 4 राज्य हो गए जो आपके सीमा साझा करते हैं। अभी तक क्या होता था कि इस सीमा पर जो सुरक्षा दी जाती थी, इस सीमा को सुरक्षा कौन दे रहा था? असम राइफल्स के द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता, असम राइफल्स द्वारा, असम राइफल्स के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, ठीक है, असम राइफल्स के द्वारा। ओके, चलिए यहां मैं फिर से लिख देती हूं असम राइफल्स, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो अब कितने किलोमीटर, इस एरिया को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या की जा रही है, जहां पे ऑलरेडी जो है बाढ़ लगाई जा चुकी है कुछ और अन्य देशों के साथ, जैसे भारत पाकिस्तान, क्योंकि सीमावर्ती जो एरिया होता है ये हमेशा जो मुद्दा बना रहता है, ये हमारा बहुत सारी जो है वहां पे आप देखेंगे कि परेशानियां लगातार जो है उसके साथ बनी रहती हैं। तो इसी परेशानी से बचने के लिए जो है बाढ़ लगाया जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर बात की जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का टोटल एरिया जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो करीब 3323 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन इस 3323 किलोमीटर में से 2064 किलोमीटर एरिया पे क्या की गई है? बाढ़ लगाई गई है। ये मुद्दा एक बार उठा भी था कि 2000 एरिया में लगाया जा रहा है और यहाँ पे सेना, क्योंकि अब बाढ़ लगा तो चलेगा नहीं, वहां पर तो सेना भी रखी जाती है, तो बाकी सभी एरियाज में क्यों नहीं? तो इसका ये आया था कि इससे खर्च भी काफी बढ़ जाएगा और ये इम्पॉसिबल है कि इतने सारे एरिया में आप बाढ़ लगा सके और वहां पे हम सेना प्रोवाइड कर सके। ये मुद्दा एक बार आया भी था, काफी जोर शोर से था, करीब 2-3 साल पहले की बात है। खैर, नाउ इसके अलावा अगर देखेंगे बांग्लादेश के साथ भी, ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी अगर आप देखते हैं तो करीब करीब कितना है? 4096 किलोमीटर जो एरिया है भारत और बांग्लादेश का सीमा साझा किया जाता है। लेकिन इनमें से भी करीब करीब कितने एरियाज पे? तो यहाँ पे भी करीब 3180 किलोमीटर एरिया में क्या किया गया है? बाढ़ जो है लगाया गया है। इतने एरिया पे बाढ़ लगाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नाउ सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल लॉन्च किया गया है। रियायती दरों पे सरकार के द्वारा, अगर ऑनलाइन क्लास ना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि रियायती दर सरकार अभी कर रही है, इलेक्शंस भी आ रहा है, ये चीज तो हमेशा होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें देखना किसको है? केवल इसी पॉइंट पे रहेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। तो रियायती, अभी कुछ दिन पहले भी चावल को लेकर के ये आया था कि हाँ रियायती दर होगी, और विभिन्न, इसमें केवल इमेज से ही आपके पास सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे इमेज में क्या दिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम किसकी है? यहाँ पे दिया गया है सरकार के द्वारा, और यहाँ भी मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रियायती दर पर भारत चावल एक ब्रांड है जिसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ताकि समाज के सभी वर्गों को जो है चावल, गेहूं, जो बेसिक एक खाद्यान्न होते हैं ना, कि चावल, आटा, दाल, ये सब बेसिक चीजें जो है मिल सके एक उचित रेट पे, ठीक है। सरकार ऐसा कर रही है। इसका एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट, तो चुनाव तो जरूर है, इलेक्शंस को मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन हमें उसे यहाँ मेंशन नहीं करना है, ठीक है। खैर, हम लोग केवल इसी पे फोकस्ड रहते हैं। देख लेते हैं तो भारत राइस क्या बोला गया है, इसको ये देख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये हो गई, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट कौन सा है? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय हो गया। अब किसके द्वारा है? प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस इमेज को देख लेते हैं। इस अन्न योजना के तहत किसको लाया गया? भारत चावल, ठीक है, इसे लाया गया। जहां पे आप देख रहे हैं 29 रुपीज पर केजी, यानी आप 5 केजी का पैकेट ले या 10 केजी का पैकेट ले, 5 केजी का अगर पैकेट लेते हैं 29 रुपीज पर केजी है, दैट मीन्स 10 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 290 रुपए। 5 केजी का मूल्य भी उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक जो प्राइस जो है वो रखी गई है।
मार्केट में चावल अगर आप लेने जाते हैं अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, तो वो 45 से 50 रुपीज पर केजी मिलती है। लेकिन यहाँ पे रेट जो है उचित रेट लगाई गई है ताकि सभी को उपलब्ध इसको आसानी से हो सके। ठीक है, अब बात आती है, चूंकि क्या है बोला गया है भारत राइस कहाँ कहाँ अवेलेबल किया गया है, इसे अवेलेबल किया गया है नाफेड मिल जाएगा, एनसीसीएफ के पास मिल जाएगा, एंड केंद्रीय भंडार, जो आपको यहाँ भी इमेज दिख रही है, केंद्रीय भंडार के लोगो भी दिख रहा है और इमेज भी दिख रही है, इन सभी जगह पर। इसके अलावा अदर आउटलेट्स पे भी चावल जो है उपलब्ध आपको मिलेगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत करीब करीब अभी तक आप देखेंगे तो जो किया गया है, एक आंकड़ा दिया गया है 81 करोड़। ठीक है, इतने करोड़ 81 करोड़ लोगों को क्या है, मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। ठीक है, और इसे क्या किया गया, अगले 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इसे फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है अगले 5 सालों के लिए। ओके, इससे फायदा ये हो रहा है, सरकार ये देख रही है कि जो गरीब परिवार है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि गरीब परिवारों को, जो गरीब परिवार है उसको हर महीने करीब करीब 1500 से लेकर के कितने का, 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक की बचत हो रही है। इतने तक की हर महीने क्या हो रही है, बचत हो रही है, हर महीने बचत। ठीक है, तो यही है आपका गरीब कल्याण अन्न योजना को जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के तहत भारत चावल गेहूं वगैरह जो भी किया जा रहा है, इसी एक योजना के तहत की जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हरियाणा सरकार के द्वारा यमुनानगर में 800 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम, क्या नाम दिया गया है, दीन बंधु छोटू राम, कितने मेगावाट का, 800 मेगावाट का नाम है दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। कहाँ स्थापित की जा रही है, हरियाणा में। किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा। कहां पर, यमुनानगर में। तो कुछ इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा, तो ध्यान रखिएगा जो कोयले की खपत है वो कम होगी। ठीक है, कोयले की खपत फर्स्ट तो ये कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो बिजली का जो रेट है वो क्या होगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, बिजली सस्ती, ठीक है, या बिजली भी जो है सस्ती हो जाएगी। ओके, तो ये एक फायदा हो जाएगा, ये एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसकी अगर बात की जाए कि ओवरऑल कितना इसका बजट कितना रखा गया है, तो इसका बजट है इस पावर प्लांट का 6900 करोड़। ठीक है, इतना का बजट है। और इसका टेंडर किसको दिया गया है, तो इसका टेंडर दिया गया है भेल को, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसका टेंडर दिया गया है। आज का सवाल है, बताऊंगी नहीं, पूछूंगी कि भेल किस प्रकार की कंपनी है, महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आरईसी लिमिटेड ने सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड यानी कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता है। देख लेते हैं क्या क्या है। आरईसी लिमिटेड, फर्स्ट इसको ध्यान रखें, सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स यानी अपने क्षेत्र में अपने संगठनों को जो बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड जो है दिया जाता है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार। ठीक है, बात आती है अगर आरईसी को लेकर के, तो आरईसी लिमिटेड जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1969 में, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नाउ ये किस प्रकार की कंपनी, यह एक महारत्न कंपनी है जिसका क्रम है 12th, और यह 2022 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, टोटल महारत्न कंपनी 13 है, इसे 2000। अब आपको ये बता रहा है, दूसरा सवाल है कि 13th महारत्न कंपनी का नाम क्या है। चलिए, नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। ईरानी सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है। हमें यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, कुछ इमेज बने हुए हैं, ईरानी सरकार के द्वारा है। ठीक है, वीजा मुक्त यात्रा नीति यानी वीजा फ्री ट्रेवल पॉलिसी किसके द्वारा है,
ईरानी सरकार के द्वारा है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये ट्रेवल पॉलिसी है, मेहमान भी अगर आएंगे तो मेहमान नवाजी आप 1 से 2 दिन कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम रह जाएंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ भी ये है, ईरान कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ घूमने आ रहे हो तो आप मैक्सिमम जो वीज़ा पॉलिसी है ये क्या है, वीज़ा फ्री ट्रेवल पॉलिसी, ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया है, इस पॉलिसी में क्या किया गया है, तो एक टूरिज्म वैलिड की गई है, यानी आप पर्यटन के उद्देश्य से जाना चाह रहे हो तो वो वैलिड है। कितने डेज के लिए, मैक्सिमम 15 डेज के लिए। लेकिन अगर आप इससे अधिक रहना चाहते हो तो फिर भैया आराम से जो प्रोसेस है वीजा की उसके तहत आओ और रहो, ठीक है। और एवरी 6 मंथ्स में आप ऐसा एक बार जो है टूरिज्म पर्पज से जा सकते हैं, इन एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। आप वहां जा सकते हैं कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, यानी साल में कितना दिन हो गया, 30 डेज आप ईरान में रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ नहीं। 15 दिन में एक बार जाए तो 15 दिन रह सकते हैं, फिर 6 महीने के बाद जाइए और 15 दिन आप रह सकते हैं, ठीक है। नाउ तो यही है। अब बात आती है, चूंकि वीजा फ्री ओवरऑल सबका मोटो क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देना। श्रीलंका ने भी भारत सहित 7 देशों को यही किया है ना, वो तो पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है। दूसरा थाईलैंड ने भी किया है, किसको किसको दिया थाईलैंड ने, तो भारत को दिया और ताइवान को दे दिया। इसके अलावा मलेशिया ने भी किया, भारत और चीन को दिया 30 डेज के लिए वीजा। थाईलैंड ने 6 मंथ्स के लिए किया है, जो नवंबर से स्टार्ट किया है, 10 मई तक चलेगा। वियतनाम ने दिया हुआ है और अब ईरानी सरकार ने भी कर दिया है। ईरान को लेकर के एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि मुद्दा तो भारत पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान का चला, जिसमें भारत के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं है, मेंस में बन सकता है कि क्या भारत का क्या उद्देश्य है या भारत क्या कर रहा है उनके बीच में, तो खैर उसको जस्ट स्किप करें। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि ये 9th मेंबर ऑफ किसका है, एससीओ का, जिसकी स्थापना कब की गई, 2001 में। लेकिन इसने अपना क्रियान्वयन कब से स्टार्ट किया, 2003 से, ठीक है। एससीओ का चूंकि 9th मेंबर ईरान है तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 9 इसमें मेंबर्स होते हैं वर्तमान में होते नहीं है 9 मेंबर, ठीक है। भारत एससीओ में शामिल कब हुआ, भारत एससीओ में शामिल हुआ आपका 2017 में। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ओके। नाउ तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए रिगार्डिंग योर ईरान। कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक समूह को 6 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी। चूंकि 6 बैंक की बात कर रहा है और समूह की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 6 बैंक और समूह की बात कर रहा है तो उस बैंक का नाम लिख लें कि वो 6 बैंक कौन कौन से हैं, या उस एचडीएफसी बैंक समूह के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, ओके, सर्वोदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा आईसीआईसीआई ये बैंक हो गई, यस बैंक हो गया, बंधन बैंक, इसके अलावा और कौन से आएंगे, कितने बैंक हो गया, 1 2 3 4 5, बंधन बैंक हो गया। हाँ, इंडसइंड बैंक हो जाएंगे, इंडसइंड बैंक। तो ये कुछ बैंक जो है इसमें शामिल हो गए, केवल 6 बैंक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, चूंकि यह संशोधन विधेयक है, दैट मीन्स इससे पहले कोई अधिनियम था, और अधिनियम किस ईयर का था, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस ईयर का था। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, यह संशोधन विधेयक है, यानी यह अधिनियम पहले था। तो अधिनियम यह कब था, 1974, और इसे सबसे पहले जो लागू किया जाएगा, इसका प्रारंभ किया जाएगा, तो वह किया जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा यूटीज से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में इसे प्रारंभ में लागू किया जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई, और हैदराबाद में कहाँ रखी गई है, तो हैदराबाद में कौन सा है, काफी चर्चा में रहा था, सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, ठीक है, यहाँ इसको रखा गया, ठीक है। अभी एक वार्षिक बजट आई थी, जिसके तहत वार्षिक बजट में अगर आप देखेंगे, इस वार्षिक बजट में कितना दिया गया,
बजट कितना रखा गया? 1102.83 इतना करोड़ का बजट रखा गया। किसके लिए? किसको दिया गया? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना बजट के तहत, जो पूरे वार्षिक बजट में से इतना रखा गया ASI के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ड्रग्स के खिलाफ एक धामी अभियान शुरू किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कब तक के लिए? 2025 तक। क्या करना है? नशा मुक्त उत्तराखंड। ठीक है, लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। बस इसको ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अवध बिन मुबारक को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हेडलाइन को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यमन को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे अरब प्रायद्वीप के कहां पर स्थित है? अरब प्रायद्वीप के यह क्या लिख सकते हैं? दक्षिण। ठीक है, दक्षिण में स्थित। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, जैसे इरिट्रिया हो गया, इरिट्रिया और जिबूती, सोमालिया है ना, सोमालिया के साथ क्या करता है? ये समुद्री जो सीमाएं हैं वो साझा करता है। समुद्री सीमाएं साझा। ओके, समुद्री सीमाएं साझा। ओके, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो इसके साथ क्या करता है? समुद्री सीमाएं जो है साझा करता है। और दूसरा सबसे बड़ा, ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा अरब संप्रभु है। क्या है? अरब संप्रभु देश। ठीक है, जिसकी राजधानी अगर बात की जाए, इसकी राजधानी कहाँ है? बहुत ही प्यारा सा नाम है, सना। क्या राजधानी है? सना इसकी राजधानी है। तो इसको ध्यान रखिए। बस कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए, कभी कभी ज्योग्राफी में पूछ लेता है, तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखिएगा। किसके साथ? इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के साथ ये समुद्री सीमाएं जो है वह साझा करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं आज के सवाल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय भारत साझा शिलालेख भंडार यानी भारत श्री की आधारशिला रखी है। ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी पुणे एंड डी लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के जंग संग्रहालय। क्या है? हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नशे के खिलाफ, क्या बोला गया है? नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया गया है। इसे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा पूरे फरवरी माह के लिए चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसको चलाया जा रहा है 5 से 10 फरवरी के लिए। 5 to 10 फरवरी तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बोला गया है, सही का चयन करें। केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? केवल एक सही है। यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अहमद अल गश्मी, अहमद अवध बिन मुबारक, इब्राहिम अल हमदी एंड सलीम रुबाई अली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमद बिन बी, अहमद बिन मुबारक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष डैश के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। जनवरी, मार्च, जून, फरवरी। तो राइट आंसर क्या होगा? फरवरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में अजित पवार के गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नाम और प्रतीक प्रदान किया है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए खुली आंखों वाला उल्लू, बी दौड़ता हुआ घोड़ा, सी एनालॉग अलार्म घड़ी एंड डी पतंग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसे ट्रिपल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता है? ए आरईसी लिमिटेड, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी ओएनजीसी लिमिटेड एंड डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर होगा आरईसी लिमिटेड।
निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दे दी है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने किस बैंक समूह को 6 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी? ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी, एचडीएफसी, सी, आईसीआईसी बैंक एंड डी, आईडीएफसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एचडीएफसी बैंक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, अब केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। विधेयक में जल निकायों में प्रदूषणकारी पदार्थ के निर्वहन से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 10,000 से 15 लाख रुपए की बीच जुर्माने का भी प्रस्ताव है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा डैश के द्वारा विकसित की गई है। ए, आईआईटी दिल्ली, बी, आईआईटी कानपुर, सी, आईआईटी मद्रास एंड डी, आईआईटी पटना। तो राइट आंसर आईआईटी कानपुर हो जाएगा। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देख लेते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है ना, दूसरी रैंक हासिल की है तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट रैंक में कौन है? तो चाइना का कौन है? हुआ मॉन्ग मा। ठीक है नाउ नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया। बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया। और किसको दिया अपना इस्तीफा? राष्ट्रपति को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जो कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो विकलांग हो या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांगता की श्रेणी में आते हो, उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा। परीक्षा में कदाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया और इस बिल के तहत स्टूडेंट्स के ऊपर कोई किसी भी प्रकार को शामिल नहीं किया गया स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार ने 24-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर से। सिन फेन के मिशेल ओनील को उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। नेक्स्ट क्या है? केरल के वित्त मंत्री, इसको स्किप कर दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पवन कुमार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। ऑनलाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं। कब से अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाएगा? 6 फरवरी। किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शंकर महादेवन। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? विनेश फोगाट ने। किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल क्या हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है नाउ, कौन अल सल्वाडोर देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? नायब बुकेले। कौन नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन करेंगे? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विख्यात धाविका पीटी उषा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? BR अम्बेडकर। कौन देश डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है? फ्रांस। एंड भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का कहाँ उद्घाटन शुरू हुआ? गुजरात के कच्छ में। बस ये देखें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है बनाया जा रहा है। तो ध्यान से देखें। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं फिर टुमारो एक नए मुद्दों के साथ, नए इश्यूज के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।